नमस्कार। चलिए प्रैक्टिस करते हैं सीटेट पेपर 1 हिंदी। सीटेट हिंदी पेपर 1 जो 11 जनवरी और 12 जनवरी 22 को हुआ था, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा 11 तारीख का, 11 जनवरी 2022 का, और ये हिंदी का पेपर, ये पहला पेपर है। 15 क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो पैराग्राफ वाले आते हैं। इसके बारे में मैंने बता रखा है कि 15 क्वेश्चन जो मैंने पहला पेपर सेट में हल किया है, तो उसमें आप लोग देख लेंगे कैसे हल करते हैं, उसके बाद से आगे काम करेंगे। तो चलिए 106, हाँ 106 यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है। तो क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय बोली उसको बोलते हैं क्षेत्र की भाषा की वाक विशेषता, इसी को बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। 107, कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य नहीं है। संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, ऐसा गलत है। संकेत भाषा का व्याकरण है, बिल्कुल व्याकरण है। संकेत भाषा भाव व भंगिमा, ये भंगिमा क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा नहीं है, अनेकों संकेत भाषाएं हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन काफी कठिन क्वेश्चन है। भाषा सीखना क्या है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको वीआईपी कर सकते हैं। कोई भी देखिएगा तो बोलेगा यार ठीक है भाषा सीखना, लेकिन इस सीखने का मतलब, अभी आप देखिए इसमें आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा। आप बोलेंगे ठीक है भाषा सीखना क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लोग लगाएंगे ठीक है चलो यार स्वाभाविक भी हो सकता है, सुविचारित भी हो सकता है, या भाषा सीखने का काम क्या होता है जन्मजात से होता है, अस्वैच्छिक होता है, ऐसे करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भाषा सीखना, सीखना मतलब होता है अधिगम, ये ध्यान दीजिएगा। सीखना मतलब होता है लर्निंग। अगर वहीं पे लिखा होता भाषा अर्जन तो दूसरा चीज होता। तो भाषा सीखना मतलब भाषा अधिगम। तो अधिगम कैसे होता है, चेतन स्थिति में होता है और सुविचारित होता है। अगर यहीं पे लिखा होता कि भाषा अर्जन, तभी हो जाता, तो पहला हो जाता स्वाभाविक होता है और अवचेतन में होता है, मतलब अचेतन तरीके से होता है। ठीक है। तो इस बात को बहुत ध्यान से रख के पढ़िएगा। ठीक है, भाषा सीखना हो गया। अगला क्वेश्चन है, भाषा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने का से क्या तात्पर्य है। कक्षा में बहुभाषिकता, तो शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी माध्यम से पाठ्य पुस्तक में अनुवाद करने के लिए प्रयोग करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, ये सही होगा। कक्षा में हिंदी निर्देश के माध्यम भाषा के सिवाय विद्यार्थियों को भाषा का प्रयोग नहीं करने देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुभाषी वक्ता बनने के लिए विद्यालय में अनेक भाषाएं सीखना, बहुत सारे लोग इसको लगाएंगे, नहीं ये नहीं होगा, दूसरा नंबर होगा। चलिए अगला है, देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज यहाँ छूट गया है, चौथा, जो अभी हम बताएंगे। इसमें लिखा है कि भारत में कौन सी भाषा हिंदी की भाषा के संबंध में सत्य है। कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है। तो क्या यह भारत की राष्ट्रभाषा है, नहीं, हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। या शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है, नहीं, अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में आ जाती है, या अंग्रेजी को सह राज्य भाषा बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा सह राज्य भाषा। तो यह भारत की राजभाषा है, ये ऑप्शन छूटा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, प्रमाणिकता सामग्री बहुत आता है। अभी मैंने आपको बताया था प्रमाणिक चीजें क्या होती हैं। तो जो भी चीजें पत्रकारिता या इन सब चीजों में जो चीजें रहती हैं वो प्रमाणिक होती हैं, और जो हम निबंध लिखते हैं वो सब चीजें अप्रमाणिक होती हैं। जैसे प्रमाणिक पत्रकारिता से एक कार्टून या प्रमाणिक है, ठीक है। समाचार पत्र में एक विज्ञापन, ये भी प्रमाणिक है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी एक लघु कथा, ये भी प्रमाणिक है। लेकिन पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध, ये प्रमाणिक नहीं है। अब इसमें कह रहा है नहीं है, स्वीकार नहीं है, तो उत्तर ये हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ाने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं को तथा विचारों के लिए कहती है, तो क्या कर रही है? सिंपल सी चीज समझिए, क्या कर रही है? 8 की शिक्षिका है, अपने शिक्षार्थियों मतलब अपने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं व विचारों को लिखने के लिए कहती है। मतलब इसका सिद्ध भाषा है हुआ कि बच्चों को कहानी सुनाया गया होगा या कहानी पढ़े होंगे, तो उसको वहाँ की जो शिक्षिका है वो बोल रही हैं कि जैसे जैसे आप लोग कहानी पढ़े हो, जो भी घटनाएं हुई हैं उसको क्रम से आप लोग लिखिए। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से क्या चीज कर रही है, वो क्या चीज करना चाहती है, वो क्या कर रही है? वो उनके कौशल को याद करने का बढ़ावा दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वह उनके लेखन कौशल को पुनर्बलन दे रही है। लेखन कौशल को पुनर्बलन नहीं दे रही है, उनकी मानसिक क्या कर रही है? अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है, ऐसा कुछ नहीं कर रही है। वह अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है, ये सही होगा। वह अपने विद्यार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है। ठीक, अब उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सही नहीं है? अब देखिए, साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, सही है। साहित्य का प्रयोग कर रहे हो और व्याकरण शिक्षण के लिए बिल्कुल गलत है। साहित्य पाठन का क्या कर रहे हो? सामग्री सराहना, आनंद और मजे के लिए कर रहे हो, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, साहित्य पाठ्य सामग्री समालोचनात्मक चिंतन का विश्वास होता है, इसे बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये क्या कर रहा है? नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा पहला, बाकी दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि रवि न समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है, इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे वह अगले दिन समूह में उससे पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को क्या कहा जाएगा, किस रूप में जाना जाएगा? उसने जब लेख पढ़ा तो अगले दिन उस पे पाठ्य पुस्तक पे संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके, इसके लिए उसने लेख पढ़ा। तो लेख कैसे पढ़ा होगा? उसने सरसरी तौर पर पढ़ा होगा, ना कि बारीकी से पठन से और पंक्तियों के बीच पठन से, ऐसा नहीं। देखिए, बारीकी से पठन उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाके अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, स्कैनिंग कर रहे हैं, एकदम हूबहू चीजों को उतार रहे हैं, नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, वो सब चीजें हो गया कि बारीकी से पढ़ना। बाकी एक जिस्ट तैयार कर रहे हैं, सारांश लिख रहे हैं, ये सब चीजें उसमें नहीं आता है। चलिए अगला हो गया, पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? तो पढ़ तो ले रही है, शब्द भी पहचान रही है, लेकिन यूज नहीं कर पा रही है, मतलब निष्क्रिय शब्द भंडार है। अभी उसके पास शब्द तो आ गए हैं, लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रही है। ठीक, कह रहा है कि आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, अंतः वैयक्तिक, इसको क्या बोलते हैं? अंतः वैयक्तिक मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कौशल, ठीक है ना। क्या है? भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए करते हैं। अमूर्त विचारों संकल्पनाओं का प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, नहीं, मूर्त के लिए भी करते हैं। विषय पर वैज्ञानिक शोध के प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं, तो हमेशा करते हैं। तो अंतः व्यक्तित्व, इसके लिए हो जाएगा पहला। कौन सा लेखन उपागम, देखिए कह रहा है कौन सा लेखन उपागम प्रक्रियाओं शिक्षार्थियों को लेख सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है। तो लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजर रहा है, तो मतलब प्रक्रिया उपागम होगा, उत्तर यही हो जाएगा, प्रक्रिया उपागम। अब देखिए कह रहा है 118 अरुल है और राहुल है, ठीक ना। अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण, दोनों शिक्षक हैं, अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं, वाच्य और काल पर परिचय देते हैं, ठीक है, मतलब उनको काल और पढ़ा रहे हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और यह समझाते हैं कि यह नियम किस तरह बनते हैं, ठीक है।
ठीक है। किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं, ये सब चीजें उनको बता रहे हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। ठीक है, व्याकरण सिखाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि देखो उसने क्या किया, पहले नियम बनाया, नियम किस तरह से बनते हैं ये बताते हैं और कार्य देते हैं, फिर उदाहरण देते हैं। तो ऐसा सीधे बोलेंगे कि यार ये तो नियम से उदाहरण की तरफ मतलब निगनात्मक हो गया, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन कहीं नहीं दिया है। तो क्या कर रहा है, पहले उनको समझाते हैं नियम कैसे यूज हो रहा है अभ्यास करने के लिए, तो कहते हैं तो ये सारा प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या है, तो ये प्रक्रिया है कार्य विधि ज्ञान, सिखाने की ये प्रक्रिया है कार्य विधि ज्ञान है। ठीक, अब कह रहा है निम्न में कौन सा भाषा सिखाने के लिए निवेश आधारित कार्य है। निवेश आधारित कार्य है तो शिक्षार्थी 5 समूहों में कहानी पढ़ता है, यही सही है। कौन सा भाषा सिखाने के लिए निवेश, देखिए कहानी पढ़ रहा है ना, तो देखिए अभी क्या करेंगे, पढ़ना। देखिए अब भाषा कौशल में जब हमने पढ़ा था, कौशल में क्या क्या पढ़ा था, वहां से उठाया है। तो क्या पढ़ा था, 4 होते हैं, क्या क्या होते हैं, सुनना, श्रवण जिसको बोलते हैं, पढ़ना, लिखना और बोलना। ठीक है, अब इसमें बोलते हैं सुनना और पढ़ना, ये क्या हो गया, ये हो गया निवेश या ग्रहण। ठीक, अरे कहाँ चला गया, सुनना बोलना निवेश, निवेश या ग्रहण हो गया। ठीक है, लिखना और बोलना क्या हो गया, निवेश नहीं उत्पाद हो गया। ठीक, देखिए वहां से पूछा है तो क्या कर रहा है, पढ़ता है, तो पढ़ता है तो क्या हो गया, ग्रहण मतलब निवेश, और इसमें क्या लिखता है मतलब कि उत्पाद, अभिनय करता है यानी कि एक तरह से उत्पाद दे रहा है, प्रश्न पूछता है, पूछता मतलब कि बोलता है मतलब उत्पाद। ठीक है, कौन सी भाषा शिक्षा की कल्पना नहीं है, देखिए अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्याकरण अनुवाद विधि भाषा शिक्षा की संकल्पना है कि नहीं है, बिल्कुल है। यह भाषा व्याकरण अनुवाद विधि, जब भाषा की शिक्षा हम देते हैं तो उसमें व्याकरण पढ़ाते ही हैं, बिल्कुल। प्रथम भाषा के हस्तक्षेप भी करते हैं, जैसे टारगेट लैंग्वेज जब कोई पढ़ाता है किसी इंग्लिश मीडियम में या स्पीकिंग कोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, बोलते हैं हिंदी बोलना एकदम मना है, जो भी बोलेगा उसको फाइन देना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी यूज होता है। तो प्रथम भाषा का हस्तक्षेप भी होता है, त्रुटि होती है तो उसकी शुद्धि भी करता है, त्रुटि शुद्धि होती है। लेकिन ध्वनि की तरंग लंबाई ये कौन पढ़ाता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, तो उत्तर यही हो जाएगा, संकल्पना नहीं। ठीक है, तो अब टोटल 120 क्वेश्चन हो गए। तो अभी जो हमने देखा, ये देखा 11 जनवरी 2022 का जो पेपर हुआ था वो। अब हम देखते हैं 12 जनवरी 2022 का जो पेपर हुआ था। ठीक है, तो नीचे है, नीचे से ही देख लेते हैं, ऐसे चलेंगे चलते रहेंगे। तो 112, 109, 108, 103 तक आ गए, 106 देखिए। हाँ, तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो, आप लोगों की तैयारी हो रही है अच्छी, तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को अच्छे से एक ही बार में सिलेक्शन दिलाने में मैं अपनी सहभागिता दे सकूं, अपना योगदान दे सकूं। चलिए 106 ये है, एक विद्यार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से 1 सोपान ऊपर के, अब ये देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, 1 सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मकता की सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता को प्रदर्शित करती है। अभी यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, शिक्षार्थी संज्ञानात्मक स्तर से 1 सोपान ऊपर, मतलब कि जो उसका संज्ञानात्मक स्तर आई है, आई से 1 स्तर ऊपर, I+1 है, किसका है, क्रेसन का, स्टीफन क्रेसन का है। उसने क्या बोला था, बोधगम्य निवेश, तो यहाँ पे क्या होगा, बोधगम्य निवेश। ठीक, अब कह रहा है ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहां सूचनाएं संप्रेषण में कम्युनिकेशन के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित होती है, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है। देखिए अभी क्या बोल रहा है, अवचेतन से आ रही है, बिल्कुल अवचेतन मतलब अचेतन,
अचेतन मतलब अपने मन से आ रही है, और किसमें, कम्युनिकेशन करने पे। तो अचेतन से आ रही है कम्युनिकेशन करने पे, तो क्या हो गया, ये अधिगम थोड़ी हुआ, ये तो अर्जन हो गया। ठीक है, और वही चेतन से आती और पढ़ के आती तब हो जाता अधिगम। ठीक है, अब कह रहा है निम्न में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है। देखिए, जैसे भाषा का कौशल होता है 4, और वैसे ही भाषा का अंग होता है 4। ठीक है, और भाषा का उप कौशल होता है 2, ये याद रखिएगा। उप कौशल होता है सस्वर और मौन। भाषा का कौशल होता है बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना। और भाषा का अंग, अंग होता है क्या चीज, अंग होता है, सीधे समझिए, पहले होता है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि के बाद होता है रूप। रूप मतलब होता है शब्द। अगर रूप नहीं याद आ रहा है तो ध्वनि, फिर शब्द बनता है, शब्द के बाद से फिर क्या होता है, उसका अर्थ होता है, फिर अर्थ के बाद क्या होता है, शब्द बना, फिर वाक्य होता है। तो ये होता है भाषा, ऐसे ही भाषा बनती है। तो अब इसमें देखिए कौन सा नहीं है, पठन, ये भाषा नहीं है, तो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक, अब निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति लिखित भाषा के अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। तो जाहिर सी बात है श्रवण भाषा पद्धति। ठीक, किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। व्याकरण, प्रत्यक्ष पद्धति, गतिशील, विभिन्न दर्शनशाही और ग्रहणशील पद्धति, यही होगा। समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियां पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है। तो सरसरी दृष्टि से देखना वाला पठन है। ठीक है, अभी कह रहा है कि 112 निम्न में से कौन सा लेखन की विशेषता नहीं है। तो देखिए, लेखन की विशेषता क्या है, मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यही नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा संगठन होता है, स्पष्ट उद्देश्य होता है, लिख रहे हैं तो स्पष्ट अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, व्याकरण की परिशुद्धता होना चाहिए, अच्छा संगठन होना चाहिए, जिसमें मतलब कि पहले सारांश इस तरीके से जो चीजें लिखते हैं, पहले क्या बोलते हैं प्रस्तावना, बाद में क्या बोलते हैं सारांश बोलते हैं ना, इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, बीच में उसका भाव पूरा लिखना चाहिए। तो ये अच्छा संगठन भी होना चाहिए, व्यापारिक परिशुद्धता, स्पष्ट उद्देश्य भी होना चाहिए। लेकिन मौखिक रिपोर्ट जब लेखन है तो उसमें मौखिक रिपोर्ट थोड़ी आएगा, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्द सीखने तथा शब्द के जैसे वर्गों, शब्द कैसे वर्गों में संबंधित है या पहचान में सहायता करता है। देखिए, कौन सा सिद्धांत बच्चों को मूर्त शब्दों के सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है। तो अब इसमें से कौन सा सिद्धांत करता है, तो बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता, शब्द संपदा तथा व्याकरणीय विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। उसके बाद से निष्क्रिय शब्द की अपेक्षा अंतःक्रिया और प्रतिक्रिया संदर्भ अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, अच्छी तरह से सीख लेते हैं भी नहीं है। व्याकरणीय पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है, ये हो जाएगा। देखिए, जब जितना ही बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध अवधारणाओं को सुनने से क्या होगा, उनका सुनने से उनका क्या होगा, ये चीजें बढ़ेंगी, पहचानने में सहायता करता है। ठीक, अब उसके बाद से अगला है कौन सा उपागम, उपागम मतलब अप्रोच होता है, शिक्षार्थियों को कम्युनिकेशन दक्षता, कम्युनिकेशनल दक्षता स्किल उत्पन्न करता है। तो सीधे है कम्युनिकेशन वाला उपागम, कम्युनिकेशनल अप्रोच करेंगे तो वही बढ़ेगा ना। प्रमाणिक आकलन, प्रमाणिक आकलन किसको बोलते हैं, तो प्रमाणिक आकलन देखिए, मानकीकृत वाला तो प्रमाणिक नहीं होगा, आखिर होगा बताइए। प्रमाणिक आकलन किसको बोलेंगे, मानकीकृत तो होगा नहीं। प्रतिभागियों का आकलन जहां प्रतिफल पे बल दिया जाए, नहीं ये भी नहीं होगा। अनुदेशात्मक इकाई और अन्य मानकों की कंपैरिजन हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा।
शिक्षार्थियों के निष्पादन का मापन का वो उपागम जो प्रत्यक्ष और सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य जो लर्निंग का उद्देश्य प्राप्त हुआ कि नहीं, यह है, तो यही वाला होगा प्रामाणिक उपकरण। ठीक है। अब कह रहा है कि रचनात्मक आकलन, ठीक है ना, कॉग्निटिव बोलते हैं ना इसको, कॉग्निटिव आकलन ये होता है के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थियों के कौशल का मूल्यांकन करना, ऐसा नहीं है, शिक्षार्थियों की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यह इस पे होता है। कॉग्निटिव तभी होगा जब शिक्षार्थियों की प्रक्रिया पे केंद्रित होगा। ठीक है। स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि विद्यार्थी यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना है और पूर्णतः सही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। चौथा, लिखने न लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, ये सही होगा। ठीक है। हाँ, ये चीजें बोल रहा है कि बच्चे की अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियां निकालना शुरू कर दें, जैसे बा दा 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 ऐसे बोलते हैं ना, तो किलकारी की अवस्था नहीं होती। बहुत सारे लोगों लिखा है किलकारी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, बलबलाने की अवस्था होती है। ठीक है। इसके बाद से आता है किलकारी की अवस्था। ठीक है। अब कह रहा है कि किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी के को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो जब कोई कमजोरी है तो उसको निष्पादन कर निदानात्मक के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन का महत्वपूर्ण कारक है? शिक्षक नहीं, विद्यालय ये भी नहीं, ये तो दोनों द्वितीयक में आ जाते हैं। पहचान और प्रोत्साहन, पहचान मिलेगी तो ऐसा कुछ नहीं। अवसर की प्रकृति, हाँ, अगर उसको अवसर मिले तो अर्जन का महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक टोटल 120 क्वेश्चन इसमें भी कर दिया। तो अब हमने पेपर 1 जो है उसको हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। पेपर 1 में हमने कितने पेपर लगभग अभी देखें तो सॉरी, पेपर 1 में हमने 1 2 3 4 5 10 पेपर हमने सेट हल कर दिए हैं। अब हम कोशिश करेंगे पेपर 2 करने के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।